नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब ट्रैक्टर लेकर के बेंगलुरु घेरेंगे राकेश टिकैत। कृषि कानून के विरोध को लेकर बना ली है नई रणनीति। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा बार बार दोहराने से झूठ झूठ ही रहता है, सच नहीं हो जाता। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, भाजपा ने असम की अस्मिता पर की है चोट, कांग्रेस लड़ रही है मजबूत लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, असम में दहाड़ी है प्रियंका गांधी और कांग्रेस मजबूती से असम का चुनाव लड़ रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भाजपा को बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, केरल सभी राज्यों में झटका देगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अब ट्रैक्टर लेकर बेंगलुरु घेरेंगे टिकैत, कृषि कानून के विरोध को लेकर बनाई रणनीति। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कर्नाटक के किसानों से अपील की है कि केंद्र सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में वे ट्रैक्टर से बेंगलुरु का घेराव करें और महानगर को दिल्ली की तरह आंदोलन का केंद्र बिंदु बनाएं। उन्होंने शनिवार को यहां किसानों की एक महापंचायत में कहा, आपको बेंगलुरु को दिल्ली बनाना है, आपको हर दिशाओं से महानगर को घेर लेना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह केवल ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, जहां 25,000 से अधिक ट्रैक्टरों ने महानगर के प्रवेश बिंदुओं को जाम कर रखा है। दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्से के हजारों किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने और अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर 3 महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं। टिकैत ने दावा किया कि किसानों और उनके परिवारों ने सीमावर्ती स्थानों पर आंदोलन कर दिल्ली को घेर रखा है और कहा कि तीनों कानूनों को वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा, जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, जब तक एमएसपी से संबंधित कानून नहीं बनता है, आपको कर्नाटक में भी आंदोलन जारी रखने की जरूरत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा बार बार दोहराने पर भी झूठ झूठ ही रहता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान के तहत 2 दिनों के दौरे पर सोमवार को केरल में पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने 14 और 25 फरवरी को पीएम मोदी की फोटो के साथ 2 अखबारों में छपे एक जैसे विज्ञापन को लेकर तंज कसा है। राहुल ने कहा कि बार बार दोहराने पर भी झूठ झूठ ही रहता है। आगामी विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान के तहत राहुल गांधी सोमवार को केरल पहुंचेंगे। कांग्रेस की तरफ से रविवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई। इस दौरान राहुल कई जिलों में आयोजित जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। इससे पहले 24 फरवरी को राहुल गांधी केरल के दौरे पर थे। तब उन्होंने केरल के कोल्लम में मछुआरों से मुलाकात की और उनके साथ समुद्र में छलांग भी लगाई थी। 140 सदस्यीय केरल विधानसभा के लिए चुनाव 6 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। पीएम मोदी पर कसा तंज। राहुल गांधी ने अपने केरल दौरे से पहले ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने 14 और 25 फरवरी को पीएम मोदी की फोटो के साथ 2 अखबारों में छपे एक जैसे विज्ञापन को लेकर तंज कसा है। राहुल ने कहा कि बार बार दोहराने पर भी झूठ झूठ ही रहता है। प्रभात खबर और सन्मार्ग नाम के अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ एक विज्ञापन छपा है। यह विज्ञापन पहले 14 फरवरी को छपा, फिर 25 फरवरी को एक बार फिर छपा। इस विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ एक महिला की भी तस्वीर है। इस तस्वीर के साथ लिखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे मिला अपना घर, सर के ऊपर छत मिलने से करीब 24 लाख परिवार हुए आत्मनिर्भर। साथ आइए और एक साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करते हैं। इसके साथ ही एक नारा लिखा है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बंगाल। झूठे प्रचार का आरोप। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस विज्ञापन में जिस महिला की फोटो है उनका नाम लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी के पास अपना कोई घर नहीं है और वह किराए के एक छोटे से कमरे में रहती हैं, जिसका किराया 500 रुपए है। यह भी कहा जा रहा है कि लक्ष्मी देवी को यह भी नहीं पता कि उनकी यह फोटो कब खींची गई। अब इसी विज्ञापन के जरिए विपक्ष मोदी सरकार पर झूठे प्रचार का आरोप लगा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली, बीजेपी ने असम की अस्मिता पर की चोट, कांग्रेस लड़ रही मजबूत लड़ाई। जी हां दोस्तों, 5 प्रदेशों में जारी चुनावी दंगल के बीच कांग्रेस महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज तक से खास बातचीत की। कांग्रेस को लेकर खड़े हो रहे सवालों पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस पार्टी एक विचार है, सिर्फ गांधी परिवार मायने नहीं रखता है। कांग्रेस एक सोच है जिसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हर चुनाव में कहा जाता है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस कहीं नहीं जा रही है। कांग्रेस एक विचार है, सिर्फ गांधी परिवार ही कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस एक सोच है जिसने देश को आगे बढ़ाया है, सिर्फ गांधी परिवार मायने नहीं रखता है। कांग्रेस की सोच हमेशा जिंदा रहेगी। असम के चुनावों पर क्या बोली प्रियंका। इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी असम में एक जोरदार लड़ाई लड़ रही है। असम में बीजेपी के द्वारा उसकी अस्मिता पर चोट की जा रही है। पिछले 5 साल में असम की अस्मिता को दबाने की कोशिश की गई है। हम असम के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
प्रियंका गांधी ने कहा कि 5 साल पहले बीजेपी ने जो वादे किए उन पर लोगों ने भरोसा किया, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? अब असम के लोगों ने बीजेपी को देख लिया है। जब असम में बाढ़ आई तो बीजेपी का कोई नेता यहाँ नहीं था। जब CAA आया तो असम के लोगों की आवाज किसी ने नहीं सुनी। सिर्फ राजनीति कर रही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी राजनीति कर रही है। जब भी चुनाव आते हैं वो वादे करते हैं, लेकिन बाकी 5 साल कुछ भी नहीं करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर चुनाव में बीजेपी की कोशिश रहती है कि वो ध्रुवीकरण करे। जब वो विकास अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पीछे हटते हैं तब बीजेपी सिर्फ यही काम करती है। अब बीजेपी को लोग पहचान चुके हैं। गौरतलब है कि असम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाला हुआ है। प्रियंका अब तक असम में 2 बार प्रचार कर चुकी हैं, जहां उन्होंने कई रैलियों को संबोधित करने के साथ ही स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में क्या है अहोम मतदाताओं का समीकरण? CAA को लेकर है नाराज, 45 सीटों पर है असर। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव में अहोम मतदाताओं की भूमिका अहम होगी। अहोम समुदाय का वोट निर्णायक साबित होगा। यही वजह है कि भाजपा जहां अहोम को अपने साथ बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी इन्हें नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करने की गारंटी देकर उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। ऊपरी असम में अहोम मतदाताओं की तादाद करीब 14% है। अहोम मतदाता लगभग 45 विधानसभा क्षेत्रों में असर डालते हैं। ऊपरी असम की ज्यादातर सीट पर पहले चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में अहोम मतदाताओं की भूमिका अहम हो जाती है। CAA का सबसे ज्यादा विरोध भी ऊपरी असम में ही हुआ है। अहोम भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ है। पारंपरिक तौर पर रहे हैं कांग्रेस के समर्थक। अहोम पारंपरिक तौर पर कांग्रेस समर्थक रहे हैं, पर वर्ष 2016 विधानसभा और पिछले लोकसभा चुनाव में अहोम ने बड़ी संख्या में भाजपा का समर्थन किया। इसलिए भाजपा को ऊपरी असम में जबरदस्त कामयाबी मिली थी, पर CAA की वजह से अहोम नाराज हैं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि भाजपा की नाराजगी के चलते उसका पारंपरिक वोट वापस लौट सकता है। गोगोई भी अहोम समुदाय से ताल्लुक रखते। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भी अहोम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा कई दूसरे पार्टी नेता भी अहोम हैं, जबकि भाजपा के पास कोई बड़ा अहोम नेता नहीं है, पर क्षेत्रीय दल राइजर के प्रमुख अखिल गोगोई इसी समुदाय से हैं। ऐसे में अहोम मतदाता विभाजित हो सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि चुनाव अहोम मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम होगी। बीजेपी कांग्रेस में वोट प्रतिशत में ज्यादा फर्क नहीं। असम में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 1% वोट ज्यादा मिले थे। ऐसे में कांग्रेस अहोम समुदाय के कुछ वोट भी अपने पक्ष में करने में सफल रही तो चुनावी फायदा मिल सकता है, पर अहोम मतदाता कांग्रेस के AIUDF के साथ गठबंधन करने से नाराज है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। TMC कार्यकर्ता की मौत के बाद भारी पुलिस बल तैनात, भाजपा वर्कर्स पर हमले का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हिंसा की घटनाएं भी तेज हो गई हैं। भाजपा और TMC ने चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। झारग्राम में एक TMC कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है। हंगामे की आशंका को देखते हुए झारग्राम अस्पताल के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हिंसा की घटनाएं भी तेज हो गई हैं। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक TMC कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है। हमले में घायल TMC कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। TMC का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के कथित तौर पर हमले की वजह से TMC कार्यकर्ता की जान गई है। बड़े हंगामे की आशंका को देखते हुए झारग्राम अस्पताल के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि चुनाव पास आते ही राज्य में हिंसक घटनाएं भी सामने आने लगी है। जानकारी हो कि कुछ दिन पहले इलम बाजार में भाजपा कार्यकर्ता का शव मिला था। बंगाल के बीरभूम में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आने पर उस समय TMC कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद भाजपा और TMC आमने सामने आ गए थे। अब TMC वर्कर की हत्या के बाद TMC दोनों पार्टियां एक बार फिर आमने सामने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लाखों लोग हैं दिल्ली के चारों तरफ, राकेश टिकैत की केंद्र को धमकी, यूं ही खत्म नहीं होगी लड़ाई। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी। दिल्ली को कई लाख लोगों ने घेर रखा है, यूं ही ये खत्म नहीं होने वाला है। इस आंदोलन को हमें शहर शहर में लेकर जाना पड़ेगा। जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होने तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हाल ही में राकेश टिकैत ने मांग की थी कि आंदोलन कर रहे किसानों को भी सरकार वैक्सीन लगाए। गुरुवार को उन्होंने कहा था कि आंदोलन स्थलों पर सरकार को टीकाकरण केंद्र खोलने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के द्वारा सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोविड के डर से आंदोलन खत्म करने वाले नहीं हैं। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा आंदोलन चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि कोरोना के कारण आंदोलन खत्म नहीं होने देंगे, टेंटों को और बड़ा बना लेंगे, आंदोलन चलता रहेगा, कंपनियों के गोदामों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कुछ ही दिन पहले राजस्थान के श्रीगंगानगर में टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि 3 कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन की अगली कार्रवाई के तहत कुछ निजी कंपनियों के गोदामों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
गया। बताते चले कि किसान नेताओं की तरफ से सरकार पर दबाव बनाने के लिए हाल ही के दिनों में चुनावी राज्यों में भी सभा की गई थी। राकेश टिकैत ने भी बंगाल में सभा कर लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि देश में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार नहीं है, ये सरकार कंपनियों की सरकार है। किसानों का आंदोलन जारी है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले लगभग 110 से अधिक दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता के बाद भी दोनों पक्ष के बीच कोई फैसला नहीं हो पाया, जिसके बाद से सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक जारी है। दोनों ही पक्षों के बीच अंतिम बार वार्ता 22 जनवरी को हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में फिर बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, जाने कहां लगा लॉकडाउन, कहां है नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। इस लॉकडाउन के तहत नाइट कर्फ्यू वैसी सार्वजनिक जगह जहां ज्यादा भीड़ होती है उन्हें दोबारा बंद कर दिया गया है। कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जबकि कई राज्यों की सीमा एक बार फिर सील कर दी गई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेज है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली सहित कई राज्य हैं जिन्होंने नियम कड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के 3 शहरों इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन है, जिससे चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा के आदेश के अनुसार इन 3 शहरों में यह लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस साल मध्य प्रदेश में यह पहला लॉकडाउन है। सप्ताह के बाकी दिनों में भोपाल एवं इंदौर में बुधवार से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लगाया गया है, जबकि 8 अन्य शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतुल एवं खरगोन में बुधवार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं। यह आगामी आदेश तक जारी रहेगा। महाराष्ट्र, नई गाइडलाइंस के तहत यहां कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिश है। सरकार ने निजी ऑफिसों, ड्रामा थिएटर्स और ऑडिटोरियम्स जैसी जगहों पर ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा इन गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों पर भी राज्य सरकार कड़ी नजर रख रही है। नागपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया था। मास्क नहीं पहनने पर सैकड़ों लोगों पर जुर्माना लगाया गया और वाहन जब्त किए गए। पंजाब, राज्य सरकार ने 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया है, लगी दिया है। स्कूलों, कॉलेजों को बंद कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसके अनुसार मेडिकल कॉलेज को छोड़ राज्य के सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। मॉल्स में एक साथ 100 लोग ही जा सकेंगे। सिनेमा हॉल्स में 50% सीटों पर ही बुकिंग होगी। छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी को तत्काल बंद करने का फैसला लिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 11,273 नए लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या अब 3,23,153 हो गई है। शनिवार को 30 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 257 लोगों ने घरों में होम आइसोलेशन में रहने की अवधि को पूरा कर लिया है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित 10 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात, कोरोना संक्रमण से प्रभावित राज्यों में गुजरात के कई शहर भी हैं, जिनमें अहमदाबाद और सूरत जैसे शहर आते हैं। यहां नाइट कर्फ्यू की अवधि को घटाकर 10 बजे की बजाय 9 बजे से कर दिया गया है। इसके अलावा शनिवार और रविवार शॉपिंग मॉल्स बंद रखने का भी आदेश दिया गया है। तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुडुचेरी, कक्षा 8 तक सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में बोली प्रियंका गांधी, बीजेपी कर रही ध्रुवीकरण का प्रयास, कांग्रेस करेगी विकास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को चुनाव प्रचार करने असम पहुंची। चुनावी रैली से इतर आज तक से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने असम के चुनाव में जीत का विश्वास व्यक्त किया और कहा कि हम बहुत ही ठोस लड़ाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा बीजेपी का प्रयास ध्रुवीकरण करने का है, हमारा प्रयास असम का विकास करने का है, असमिया लोगों की जरूरतों को लेकर बात करने और यहाँ की संस्कृति पहचान को संरक्षित और मजबूत करने का है। प्रियंका गांधी ने जोरहाट की रैली में पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा, वे कहते हैं कि 22 साल की बच्ची ने ट्वीट किया और कांग्रेस ने टूल किट का समर्थन किया, जिसने भारत की चाय पर हमला किया। उन्होंने पीएम के बयान को छोटा बताते हुए कहा कि सरकार ने 22 साल की लड़की को कुछ ट्वीट करने के लिए गिरफ्तार किया, लेकिन पीएम कहां थे जब असम में हर साल बाढ़ की वजह से विरोध प्रदर्शन होते थे, पत्थरबाजी होती थी। क्या पीएम कभी चाय बागान में गए हैं? जोरहाट की रैली में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पूरी रॉ में नजर आई। प्रियंका गांधी ने पीएम पर हमला बोलते हुए सवालिया लहजे में कहा कि क्या प्रधानमंत्री कभी चाय के बागान में गए हैं? बीजेपी ने क्या किया है? उन्होंने बीजेपी चाय श्रमिकों के वेतन में वृद्धि भी नहीं की। प्रियंका गांधी ने कहा कि शुरू में वे कहते थे कि हम CAA नहीं चाहते, अब वे कह रहे हैं कि CAA लागू करेंगे। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के अलावा असम की सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल और हिमंत बिश्व शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि असम में 2 मुख्यमंत्री
है। दिल्ली से अनुमति मिले बगैर ये दो मुख्यमंत्री भी नहीं चलते हैं। प्रियंका गांधी ने सोनोवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुख्य सीएम के पास तो कोई शक्ति है ही नहीं। इससे पहले प्रियंका ने जोरहाट में अपने संबोधन की शुरू जोई आई एक्सोम के साथ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन से जुड़ा इसलिए मोदी सरकार कर रही परेशान, अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पंजाब के मोगा में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। किसान महापंचायत कृषि कानून के विरोध में और किसानों की मांगों के समर्थन में आप द्वारा बुलाई गई। यहां सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन से जुड़े होने के कारण मोदी सरकार मुझे परेशान कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि दूर दूर तक जहां नजर जा रही है पूरे पंजाब से लोग भारी संख्या में आए हुए हैं। मैं सभी को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के किसानों को सैल्यूट करने दिल्ली से आया हूं। जिस तरह से मोदी सरकार ने 3 काले कानून पास किए उसके खिलाफ सबसे पहले पंजाब में आंदोलन उठा। जो आग पंजाब में लगवाई वो आज देश भर में है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पंजाब वीरों की धरती है। इस बार कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसान ने लीडरशिप ली है। यह आंदोलन हर बच्चे का आंदोलन बन गया है। दिल्ली के घर घर के अंदर यह आंदोलन पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सूरत में आम आदमी पार्टी बीजेपी के गढ़ में 27 सीट जीत गई। केजरीवाल ने बंगाल चुनाव पर कहा कि मेरी ममता बनर्जी से बात हुई, बंगाल के लोग किसानों के साथ हैं। आज किसान आंदोलन हर देशभक्त का आंदोलन है। मैं इस आंदोलन में शुरुआत से जुड़ गया, जिसका हर्जाना ये मिला कि मोदी सरकार मुझे परेशान कर रही है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की पावर छीनने के लिए संसद में बिल लेकर आ रही है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मुझे पता है मोदी सरकार से कैसे लड़ना है। जब तक दिल्ली में हो किसान चिंता ना करें। दिल्ली पुलिस ने मुझे घर पर नजरबंद कर दिया और किसानों से मिलने नहीं दिया था। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की खूब कोशिश की। बीजेपी के जितने लोगों ने गालियां दी, आम आदमी पार्टी ने उन सब पर केस कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि 70 साल से राजनीतिक दलों ने किसानों को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। ये तीनों कानून लागू हो गए तो किसान की जमीन और खेती नहीं बचेगी। केजरीवाल ने पंजाब के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि कैप्टन साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे। कैप्टन साहब ने स्मार्टफोन देने का वादा किया था, किसानों का कर्जा माफ करने का ऐलान किया था, बुजुर्ग पेंशन 2500 करने का ऐलान किया था, हर घर में नौकरी का ऐलान किया था। लेकिन आज कैप्टन साहब का कार्ड लेकर आया जिसमें लिखा है बेरोजगारी भत्ता कार्ड। ये कार्ड 20 लाख नौजवानों को बांटा था, लेकिन एक युवा को नौकरी नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में एनडीए के 3 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज, हाई कोर्ट में दी चुनौती। जी हां दोस्तों, केरल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 3 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज हो गया है। निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन पत्र की जांच के बाद ये पर्चे खारिज कर दिए। पर्चे खारिज होने के बाद इन उम्मीदवारों ने अब इसे लेकर केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। समाचार एजेंसी एएनआई के एनडीए उम्मीदवारों की याचिका पर केरल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जानकारी के मुताबिक कन्नूर के बीजेपी अध्यक्ष एन हरिदास ने थालास्सेरी से नामांकन किया था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद हरिदास का नामांकन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हस्ताक्षर न होने के कारण निरस्त कर दिया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष निवेदिता ने गुरुवायूर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया था। निवेदिता का नामांकन निर्वाचन अधिकारी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का उल्लेख नहीं किए होने के कारण निरस्त कर दिया। एनडीए के घटक दल एआईएडीएमके की उम्मीदवार धनलक्ष्मी मरिमुथु का देवीकुलम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन फॉर्म 26 नहीं भरे जाने के कारण निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया था। गौरतलब है कि कन्नूर जिले की थालास्सेरी सीट पर साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की अन्य सीटों के मुकाबले सबसे अधिक वोट पाए थे। बीजेपी के उम्मीदवार को तब 22,215 वोट मिले थे। थालास्सेरी सीट से पार्टी उम्मीदवार का नामांकन निरस्त हो जाने के बाद इस बार इस सीट पर बीजेपी की बिना लड़े ही हार तय हो गई है। थालास्सेरी से उम्मीदवार एन हरिदास ने कहा कि वे इस मामले में उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। 26 मार्च के भारत बंद के लिए किसान संगठनों ने बनाई बड़ी रणनीति, इन जगहों पर पड़ेगा प्रभाव। जी हां दोस्तों, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अगले सप्ताह होने वाले देशव्यापी बंद का ऐलान कर दिया है। आंदोलनरत किसानों के संगठनों ने 26 मार्च को बंद के ऐलान के बाद प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। किसानों का कहना है कि धरना प्रदर्शन तभी खत्म होगा जब कानून वापस ले लिए जाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर अगले सप्ताह 26 मार्च को देशव्यापी बंद होगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सभी दुकानें और दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे बंद रखे जाएंगे। इसके बाद 28 मार्च को धरना प्रदर्शन स्थलों पर ही होलिका दहन के रूप में तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों की होली जलाई जाएगी। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने 26 जनवरी को हुए ट्रैक्टर मार्च के बाद एक बार फिर भारत बंद का ऐलान कर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वह 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने हो रहे हैं। इसी के लिए देश भर में सभी बस, रेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाएगा। किसान नेताओं के अनुसार यह बंद सुबह से
शाम तक जारी रहेगा, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। किसान संगठनों का कहना है कि 26 मार्च को भारत बंद को लेकर किसान संगठनों में सहमति है। इसके लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का बंद करने का निर्णय लिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के दौरान सभी दुकानें और डेयरी बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स और जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि लोग स्वेच्छा से दुकान बंद करें, इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया जाएगा, जिससे लोगों को कम असुविधा हो। यह भारत बंद दिल्ली एनसीआर के अलावा प्रत्येक राज्य, जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर भी होगा। किसानों ने कहा कि भारत बंद को लेकर विशेष। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।